हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। जैसा कि हम लोग कीवर्ड की सहायता से, जिसको बोलते हैं कीवर्ड्स, मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा समावेशी शिक्षा के, लेकिन उनको कैसे सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा और आप उसे कैसे बना करके लिख सकते हो, ये आपकी क्रिएटिविटी पे वहाँ पे मैटर करेगा। ठीक है, अगर मैं सारी चीज़ें लेके बैठूंगा तो ये आप भाई 2 दिन 3 दिन पढ़ने के बाद भी ख़त्म नहीं कर पाओगे। तो फास्टेस्ट रिवीजन जो हो सकता है मैं आपको वो करवाऊँगा। चलिए सारे टॉपिक देखेंगे। अगर आप भाग 1 की बात करते हो तो आपको समावेशी शिक्षा की अवधारणा पूछी जा सकती है, जिसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि समावेशी शिक्षा क्या है। तो ऐसी शिक्षा जिसमें सामान्य और विशिष्ट दोनों ही प्रकार के बालक, सामान्य बालक भी और विशिष्ट बालक भी, एक ही विद्यालय में बिना भेदभाव के शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं समावेशी शिक्षा। बोलो कि भैया समावेशी शिक्षा का मतलब हो गया कि सामान्य बालक भी और सामान्य के साथ में विशिष्ट बालक भी। अब जिनको सामान्य और विशिष्ट नहीं पता, परेशान मत हो, आगे उनकी बात भी की गई है। तो सामान्य बालक या विशिष्ट बालक की अगर हम बात करते हैं तो वो दोनों ही प्रकार के बालक जिस विद्यालय में बिना भेदभाव के शिक्षा ग्रहण करते हैं, हम उसी को समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना सबसे पहले पूछे कि समावेशी शिक्षा की स्थापना कहाँ पर होती है, तो अमेरिका में होती है। इस बात को भी याद रखेंगे, एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है। यह कितने भागों में बटी है? ये 3 भागों में बटी है। 3 भाग कौन कौन से रूप से हो सकते हैं, याद रखिएगा। विकलांगता के आधार पर देखें तो एक तो शारीरिक रूप से विकलांग बालक जो है विशिष्ट में आएंगे, अधिगम क्षमता से पीड़ित बालक भी हमारे विशिष्ट बालकों में आएंगे, और निर्धन और पिछड़े वर्ग के बालक भी विशिष्ट टाइप के बालकों में आएंगे। जैसे वंचित बालक आपने सुना होगा, तो इस टाइप के जो बालक होते हैं वो हमारे विशिष्ट बालक की श्रेणी में आएंगे। तो समावेशी शिक्षा जो है इतने तरीके से इनमें बांटी जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें यहीं पर तो याद रखिएगा कि एनसीईआरटी के हिसाब से परिभाषा क्या है कि धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार के आधार पर बिना भेदभाव एक ही विद्यालय में जो शिक्षा देने की प्रवृत्ति है उसे हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा। यानी धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार, इनके बिना, इनके आधार पर हमें ये नहीं देखना है कि कोई व्यक्ति किस धर्म का है, किस जाति का है, किस लिंग का है, किस समाज का है, या उसमें क्या विकार है, ये भी याद रखिएगा। उसके विकारों को भी हमें नहीं देखना है। लाइक आप बोल सकते हो कि कोई व्यक्ति है जिसकी जो बोलने में तुतलाता है, हकलाता है, बोलने में उसके वर्ड स्पष्ट नहीं आते हैं, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, विकलांग है, दुर्बल है, किसी तरीके से पिछड़े वर्ग का है, तो कोई भी तरीके का विकार उसके अंदर है, तो हम बिना भेदभाव के जो एक ही विद्यालय में उसे शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया जो समावेशी शिक्षा कहलाती है। और ये बात किसने कही है? एनसीईआरटी ने कही है। बात को याद रखेंगे। ठीक है, याद रहेगी हाँ या ना। अगले देखेंगे कि यह विशेष विद्यालयों को क्यों अस्वीकार करती है, क्योंकि ये मानती है कि अलग विद्यालय खोलना मतलब भेदभाव को बढ़ावा देना है। आप बताओ, जैसे सिंपल सा है, अगर कोई व्यक्ति है, मान लो उसके हाथ नहीं है, उसको मैं इस विद्यालय में पढ़ाता हूँ, विद्यालय ए में, और जो सामान्य व्यक्ति है यानी जो ऐसा बालक जिसके पूरे शरीर के अंग बाकायदे सही हैं और अच्छी खासे वो घर से अच्छी जाति का, अच्छे लिंग का, अच्छे समाज का, इस तरीके की चीज़ें हम देखते हैं, तो उसको हम बी में पढ़ाते हैं। तो ये 2 अलग अलग, मतलब हम भेद कर रहे हैं। ये हमारा भेद दिखा रहा है कि इसमें हम कुछ और कर रहे हैं, इसमें हम कुछ और कर रहे हैं। लेकिन हम इन जब दोनों को हम एक साथ लेकर के काम करते हैं तो हम इसी को बोलते हैं समावेशी शिक्षा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 सेकंड रुकिएगा, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं सामान्य और विशिष्ट बालक की। तो याद रखिएगा कि सामान्य बालक वह बालक होते हैं जिनका आईक्यू, यानी जिनकी बुद्धि लब्धि, क्या बोलते हैं इसे, आईक्यू को, बुद्धि लब्धि, जिनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो 90 से लेके 110 के बीच होती है। 90 से 110 के बीच बुद्धि लब्धि वाले जो बालक होते हैं उन्हें हम सामान्य बालक या औसत बालक की श्रेणी में रखते हैं, और इस तरीके के बालकों को सामान्य बालक कहा जाता है। देखा जाए तो भैया विशिष्ट बालक, एक तो परिभाषा विशिष्ट बालक की ये भी हो सकती है कि जिनकी बुद्धि लब्धि या तो 90 से कम है, या तो 90 से कम हो, या तो 110 से ज़्यादा हो। ये दोनों ही विशिष्ट बालक में आएंगे, दोनों ही ये विशिष्ट बालक की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे इस तरीके के हम डेफिनेशन से भी, साथ ही साथ विशिष्ट बालक की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। विशिष्ट बालक कौन होते हैं? मैंने बताया कुछ शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या संवेगात्मक रूप से या सामाजिक दृष्टि से भिन्न होने चाहिए, अलग होने चाहिए इनसे। ठीक है, शारीरिक रूप से भिन्न मतलब विकलांगता होनी चाहिए, मानसिक रूप से बंद या तो मंद बुद्धि या तो अत्यधिक तीव्र बुद्धि, दोनों ही बालक हैं उसमें। संवेगात्मक रूप से, ठीक है, जल्दी गुस्सा आ जाना, इस तरीके से अपने संवेगों पर कंट्रोल नहीं हो उनका। ठीक है, चिड़चिड़ापन और इस तरीके के जो भी बालक हैं जिनमें असामान्य लक्षण है, एबनॉर्मल केसेस जिनको हम बोल सकते हैं, वो हमारे विशिष्ट बालक के अंतर्गत आ जाएंगे। बात समझ में आ गई।
हाँ, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को टफ नहीं बनाना है, बड़े आराम से चीज़ों को समझना है। IQ अगर पूछा जाए सामान्य स्तर का कितना होता है तो याद रखेंगे 90 से 110। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि टर्मन के हिसाब से सामान्य बालक का IQ क्या होगा। सामान्य बालक कौन होते हैं, तो 90 से 110 के बीच वाले जो बालक हैं ये सामान्य बालक या औसत बालक के श्रेणी में आते हैं। बहुत बार पूछा गया, MCQ में पूछा जाएगा। विशिष्ट बालकों की श्रेणियां कौन सी होती हैं, मैंने आपको बताया भैया, शारीरिक रूप से विशिष्ट हो या मानसिक रूप से या शैक्षिक रूप से या सामाजिक रूप से। इन रूपों से विशिष्ट बालक हो सकते हैं। मंदबुद्धि हो सकता है, अत्यधिक तीव्र बुद्धि हो सकता है, शारीरिक रूप से विकलांग हो सकता है, शैक्षिक रूप से पिछड़ा हो सकता है, सामाजिक रूप से भी वो कमज़ोर हो सकता है। ठीक है, चलिए भाग 3 में हम बात करेंगे कि समावेशी शिक्षा की विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं। तो विशेषताएं देख लो कि सभी बच्चों को व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करना इसका होता है कि सभी बच्चों में व्यक्तिगत शक्ति का विकास हो। अपंग बालकों को आत्मसम्मान बढ़ाने का काम करता है, उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, उनके अंदर आत्मनिर्भरता का भाव उत्पन्न होता है इससे। जब वो सामान्य बालक के साथ रहेंगे तो उनके अंदर थोड़ा सा ये रहेगा कि नहीं, जो काम ये कर पा रहा है वो काम मैं भी कर पा रहा हूँ, तो इस टाइप से चीज़ें हमें पता चलेंगी। जीवन स्तर उनका ऊंचा उठे, इस पे ये काम करता है, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठता है, उनको जो है समाज में बढ़ावा देने का काम करता है। नागरिक अधिकार उनके सुनिश्चित करने का काम करता है। शिक्षित होगा तो अपने अधिकार के लिए वो बात को उठा पाएगा। और समाज में समानता की भावना होती है, यानी बिना भेदभाव के वह सामान्य बालकों के साथ जब बैठ के पढ़ेगा तो उसके अंदर एक समानता का भाव उत्पन्न होगा कि मेरे अगर मान लो कोई बॉडी अंग में विकार है तो इसके कारण ये नहीं बोला जा सकता है कि मेरे पास यह उद्देश्य या फिर मेरे पास यह अधिकार नहीं है। ठीक है, अधिकार सारे हैं उसके पास, बस उसके शारीरिक रूप से कुछ विकार है तो उस बातों को क्या होगा वो समझेगा। उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो उद्देश्य में याद रखिएगा कि जो अक्षम बालक होते हैं, यानी वह बालक जो कार्य करने में सक्षम नहीं है, हम उनको अक्षम बालक कहते हैं। वे समस्याओं की जानकारी उनको देना, अधिगम समस्याओं को दूर करना, उनके शिक्षा संबंधित सीखने संबंधित समस्याओं को दूर करना, साथ ही साथ भेदभाव रहित शिक्षा देना, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, समावेशी शिक्षा। योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करना ताकि बच्चों को, जैसे मान लो दृष्टिबाधित बालक है, ठीक है, सुनना बड़े ध्यान से, अगर दृष्टिबाधित बालक है तो उसको पढ़ाने के लिए या तो टेलर फ्रेम का प्रयोग करेंगे या तो मेरे भाई ब्रेल लिपि से उसको पढ़ाया जाएगा। ब्रेल लिपि, ठीक है, 6 उभरे हुए बॉक्स में ऐसे होते हैं, इनके ऊपर अक्षर बने होते हैं, जैसे A के लिए ये बनता है, B के लिए ये बनता है, C के लिए ये बनता है। इस तरीके से वो उंगली फिरा करके पता करता है कि कितने पॉइंट उभरे हैं और कौन सा ये अक्षर हो सकता है उन 6 अक्षरों में से। तो इनके द्वारा पूरे 26 के 26 अल्फ़ाबेट वो लोग इनको सिखाते हैं। मैं आपको भी आगे दिखाऊंगा, अगर इसमें हमारी सीरीज़ में होता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना इनका काम होता है, जो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब देखो आवश्यकता इसकी क्यों है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। आप बोलोगे भैया एकीकरण के लिए, सस्ती शिक्षा के लिए, मानसिक विकास के लिए, लोकतांत्रिक गुणों का विकास करने के लिए, रोजगार के लिए। ठीक है, साथ ही साथ जो इस तरीके के बच्चे हैं उनमें समानता का भाव उत्पन्न करने के लिए, उनमें और उनके जो है अपने उद्देश्यों के लिए वे आवाज़ उठा सके, इसके लिए। तो बहुत सारी चीज़ें आप इसमें भी ऐड ऑन कर सकते हैं अपने मन से। ये सिर्फ की पॉइंट्स हैं, आप इनको जितना बढ़ा के लिख सकते हैं आप लिखें। ठीक है, देखो 1 नंबर में क्वेश्चन आता है लघु उत्तरी में, बहुत ज़्यादा बढ़ा के नहीं लिखना है। हाँ, लघु उत्तरी में आता है तो आपको अपनी तरफ से ऐड ऑन चीज़ें इसमें करनी ही करनी है। भाग 4 की बात करते हैं, विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण। विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण किस आधार पे होता है। अगर हम बात करें शारीरिक रूप से तो भैया संवेदिक रूप से विकलांग हो सकते हैं, अंधे और बहरे इसमें आ जाएंगे। गतिक रूप से विकलांग हो सकते हैं, जो चलने में कठिनाई, गति कब करेंगे जब चल फिर पाएंगे, तो इसमें अपंग बालक आ सकते हैं। और बहुविकलांगता होती है, बहुत तरीके की और भी विकलांगताएं होती हैं, वो सारी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, लाइक इसमें मेरे भैया हकलाना, तुतलाना, इस तरीके की भी आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम नीचे देख लेते हैं, शायद दूसरा हो जाए। ठीक है, बात करें हम मानसिक रूप से जो विशिष्ट बालक होते हैं, तो अत्यधिक प्रतिभाशाली बालक कौन से होते हैं, जिनका IQ 120 प्लस, याद रखिएगा 140 प्लस होता है। ठीक है, अत्यधिक प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं 140 प्लस वाले होते हैं। सृजनात्मकता की अगर हम बात करते हैं, ये प्रतिभाशाली हो गए, IQ 120 प्लस या फिर 140 प्लस, आप याद रखो। सृजनात्मकता देखी जाती है उनकी, मंदबुद्धि बालक जो होते हैं ये सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अच्छे काम वाले भी और कमज़ोर वाले भी, विशिष्ट बालकों में दोनों ही आएंगे। शैक्षिक रूप से अगर हम देखते हैं तो शैक्षिक रूप से समृद्ध भी हो सकते हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े भी हो सकते हैं और संप्रेषण से कमज़ोर भी हो सकते हैं। बातचीत करने में वो जो कमज़ोर बालक हैं वो भी हमारे इसके अंतर्गत आएंगे।
सामाजिक रूप से हम बात करें तो समस्यात्मक बालक आते हैं। समस्यात्मक बालक के लिए याद रखिएगा, जो बालक समस्या के जनक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? समस्या के जनक, मतलब समस्या उत्पन्न करने में इन्हीं का सबसे ज़्यादा हाथ हो, वो समस्यात्मक जनक बालक होते हैं। इनके कई कारण होते हैं इनके बनने के, कभी कभी परिवार भी कारण हो सकता है, माता पिता का जो है उनके साथ बर्ताव जो है वो भी इसका कारण बनता है। साथ ही साथ और भी चीज़ें आप याद रखिएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके लिए कारण मेरे भाई बनती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार वातावरण ऐसा होता है जिसमें बच्चा रह करके वहाँ से चोरी चमारी ये सब चीज़ें सीखता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से सीख जाता है? अपराधी बन जाता है। मर्डरर एरिया है जहाँ पे सारे के सारे मर्डरर रहते हैं मेरे भाई, छोटे से लड़ाई झगड़ा वो देख रहा है, तो उसी तरीके से उसकी मानसिकता बन जाएगी। और जब उसकी मानसिकता वही बनेगी तो उसके विचार उनके भावों में उत्पन्न होकर के उसकी क्रियाओं में वो दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चीज़ों को बना करके अच्छी लैंग्वेज में एक बेहतरीन तरीके का आंसर भी लिखना होता है। इस बात को भी हमें याद रखना है। वंचित बालक होते हैं जो कई तरीके की सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, वो हमारे इसी में रहते हैं। जैसे छोटे में पैसा ना होने की वजह से शिक्षा से वंचित रह जाना, अच्छी पुस्तकें ना खरीद पाना, मतलब छोटी छोटी ज़रूरतें भी आप इसमें अपनी लिख सकते हो, जो आप अपने मन से अपने भाव को लिख सकते हो। ठीक है, तो उत्तर इसमें आपको बनाना है। तिरस्कृत बालक, हर जगह उनको तिरस्कार मिलता है छोटे से, कि ये तो ऐसा ही है, ये तो पढ़ने में मंद है, ये तो मंद बुद्धि है, ये तो पीछे रह जाएगा, इसकी तो नौकरी नहीं लगी, इसका तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इस तरीके के बालक भी हमारे सामाजिक रूप से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। याद रखिएगा, मैं आपको इतने आराम से समझा रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा पूरी की पूरी बुक आपको याद हो जाएगी अगर आपने इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया। प्रतिभाशाली बालक की हम बात करते हैं तो भैया कुछ ऐसे गिफ्टेड बालक, मतलब बोलते हैं प्रतिभाशाली का मतलब जिनका IQ 120 प्लस या फिर 140 प्लस, दोनों ही आप लिख सकते हो। ये दोनों ही प्रतिभाशाली आएंगे। ये प्रखर होता है, उत्कृष्ट होता है, ये प्रतिभाशाली होता है। ठीक है, तो लिखोगे कि जिनकी बुद्धि लब्धि, यानी जिनका IQ 120 से अधिक होता है, जो सामान्य से श्रेष्ठ होते हैं, मतलब 90 से लेकर के जो 110 वाली श्रेणी है ये तो सामान्य की होती है, और इसके ऊपर यानी 120 प्लस वाले जो होते हैं ये सारे प्रतिभाशाली होते हैं। ठीक है, तो इसकी श्रेणी में जो आते हैं वो प्रतिभाशाली हो जाएंगे। 140 प्लस, 120 प्लस, 130, 135 ये सब प्रतिभाशाली हो जाएंगे। आप चाहो तो मैं आपको पूरी की पूरी एक श्रेणी जो है उनकी होती है, मैं आपको बना करके आगे अगर नहीं होगी तो कंफर्म बता दूंगा। ठीक है, अगर आगे नहीं मैंने ली होगी तो मैं आपको कंफर्म वो बता दूंगा। पहचान के तरीके क्या होते हैं? हम बुद्धि परीक्षण के द्वारा इनका आप जो है पता लगा सकते हैं। बुद्धि परीक्षण से आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्फ्रेड बिने जो थे, बिने ने अपना पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 1905 में। इस बात को आपको याद रखना है, 100% प्रश्न इससे बनता है। उपलब्धियां परीक्षण, उपलब्धि का परीक्षण कर सकते हैं कि अचीवमेंट्स उनके पास कितने हैं। अभिरुचि परीक्षण की उनकी रुचि किस में है, पढ़ाई में है भी या फिर लोफड़ी में है, किस चीज़ में है, सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ती हैं। अवलोकन विधि द्वारा हम उनका अपना अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, और माता पिता और शिक्षक से भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि आपका लड़का पढ़ने में कैसा है। या शिक्षक से पूछ दिया कि आपका जो स्टूडेंट है ये मेरे भाई पढ़ने में कैसा है, तो वो हमें बता देगा कि पढ़ने में कैसा है। ठीक है, गाली गलौज करता है या सभ्यता से बोलता है, इसके अंदर मैनर्स है या नहीं है, व्यवहार है या नहीं है, सारी बातें हम पता कर सकते हैं। विशेषताएं अगर आप बात करते हैं तो याद रखिएगा, इंद्रिय शक्तियाँ तीव्र होती हैं। किन की बात हो रही है? विशिष्ट बालकों की। इंद्रिय शक्तियाँ तीव्र होती हैं। अब यहाँ और बातें याद रखिएगा, स्वस्थ शरीर होता है। ये सामान्य बालक हैं एकदम। कौन से बालक हैं? ये सामान्य बालक, सॉरी ये है सामान्य बालक। ठीक है, या प्रतिभाशाली बालक। तो अब दोनों में आप समझिएगा, सामान्य बालक जो होगा ये पता है, सामान्य बालक एक औसत बालक होता है, और प्रतिभाशाली बालक इनसे अपकृष्ट यानी उत्कृष्ट, मतलब इनसे थोड़ा सा अच्छा है। तो बताओ जो अच्छा होगा उसकी इंद्रियां तीव्र होंगी। यानी ये जो भी हम बात कर रहे हैं वो सारी की सारी प्रतिभाशाली बालक की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? प्रतिभाशाली बालक की। स्टार्टिंग में हेडिंग आपने देखी थी, प्रतिभाशाली बालक, यानी जो भी बातें हो रही प्रतिभाशाली बालक की हो रही हैं। तो याद रखिएगा भैया कि इनकी इंद्रियां तीव्र होती हैं, इनका शरीर एकदम स्वस्थ होता है, एक बार चीज़ें पढ़ के समझ जाते हैं, बॉडी को एकदम फिटनेस इनकी अच्छी होती है, सामाजिक रूप से ये मिलनसार होते हैं, सबसे किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता इनका, आत्मविश्वासी होते हैं, इनको खुद पे कॉन्फिडेंस होता है बेहतरीन तरीके का कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तार्किक और स्पष्ट विचार होते हैं इनके जो ये हमेशा लॉजिकल बात करेंगे। आप समझो जरा ध्यान से, इन जो बात करते हैं वो लॉजिकल होती है, मतलब ये बिना सर पैर की बात नहीं करेंगे। आपसे ये नहीं बोलेंगे कि आप जो है आपसे ऐसे बैठे हो और बैठे बैठे आपने बोल दिया कि यार क्या मैं SDM बन जाऊंगा, तो ये कभी ये बात ही नहीं करेंगे। यार SDM बनने का मतलब आप तैयारी करो, आप UPSC निकालो, ठीक है, तो देन आप बन सकोगे, आपके अंदर वो चीज़ करो, मतलब इनका ये रहता है। ठीक है, लॉजिकली बात करते हैं। शिक्षा के उपाय की बात करें तो विशेष कक्षाओं की व्यवस्था,
प्रशिक्षित शिक्षक इनको चाहिए होते हैं, समृद्ध पाठ्यक्रम होता है इनका, प्रेरणा कार्यक्रम होता है इनका, ठीक है, मोटिवेशनल यानी। साथ ही साथ में प्रतियोगी और सांस्कृतिक गतिविधियां भी ये करते रहते हैं, ये कंपटीशन वगैरह देते रहते हैं क्योंकि इनको पता है भाई ये प्रतिभाशाली बालक हैं। आगे अगर हम बात करते हैं धीमी गति से सीखने वाले बालक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे भाग से आपके क्वेश्चन बनेंगे, आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे आपको पता चलेगा आपने क्या पढ़ा है। परिभाषा होती है कि जिनकी शैक्षिक उपलब्धियां अपनी आयु वर्ग से कम हों, वो होते हैं धीमी गति से सीखने वाले बालक। जैसे आ गए हैं 10th में लेकिन नॉलेज अभी 8th का है, तो ये है धीमी गति वाले बालक। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, ये पढ़ रहे हैं लेकिन ये 2 साल पीछे चल रहे हैं सबसे। तो ये एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए। तो इनकी जो आयु वर्ग है, अपनी आयु वर्ग है, उनसे कम उपलब्धियां हैं, जहाँ होना चाहिए वो नहीं है, ठीक है। पहचान इनकी क्रिक ने बताया करने का तरीका 1962 में, सीखने की गति के आधार पर इनकी पहचान की जा सकती है। क्रिक के अनुसार ये बताया गया कि सीखने की गति अगर हम इनकी देखें तो हम लोग बता सकते हैं कि बालक धीमे गति से सीखने वाला या तीव्र गति से सीखने वाला। लाइक एग्जाम्पल, आप एक छोटा सा टेस्ट कर सकते हैं, आप उसको काम दे सकते हैं और देन आप देख सकते हैं कि वो कितनी देर में उस होमवर्क को कंप्लीट करता है। तो उस स्पीड के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि वो धीमे सीखता है या तेज सीखता है, ठीक है। क्योंकि इतना नॉलेज होता है कि भाई इतना समय में इतना ही काम हो जाना चाहिए था। विशेषताएं की अगर हम बात करें तो अल्पकालिक स्मृति होती है, तुरंत पढ़ेंगे याद हो जाएगा फिर भूल जाएंगे। ध्यान की कमी होती है, इनका जो है फोकस नहीं होता है एकदम सेट, ठीक है। पढ़ तुम्हारा रहे हैं, ध्यान इनका किसी और की बुक में है। समझ पा रहे हो मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। भाषा विकास इनका बड़ा मंद होता है, मतलब स्लो होता है। आत्मविश्वास की इनमें कमी रहती है, प्रतिभाशाली में फास्ट होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ समायोजन का अभाव होता है, ये अपने साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, तो ये बातें इनकी दिक्कतें हैं। समस्याएं भी देख सकते हैं कि पारिवारिक भेदभाव हो सकता है, इसकी वजह से ये समस्या हो सकती है। विद्यालय के अवसर की कमी हो सकती है कि उनको समय इतना नहीं मिल पाया, विद्यालय जाने का अवसर नहीं मिल पाया, विद्यालय में बोलने का और संप्रेषण का अवसर नहीं मिल पाया। तो ये सारे मेरे भाई रीजन हो सकते हैं इनके मंदबुद्धि या धीमी गति से सीखने का। शिक्षक द्वारा अनदेखी हो सकती है, कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन पे टीचर बड़ा कम ध्यान देते हैं। ये तो आपने कभी फील भी किया होगा कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं टीचर उन पे और ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो मंदबुद्धि बालक है टीचर उनके लिए दोबारा चीज़ें समझाते भी नहीं हैं। कई बार होता है कि यार उनको तो वही से नहीं आता, तुम 10 बार बता लो नहीं आएगा। तो वो वाली चीज़ें भी मैं सारे टीचरों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि यार इसको नहीं समझ में आएगा तो इसके क्यों माथा पच्ची करें, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली चीज़ें भी दिक्कतें इसके लिए बन सकती हैं। और कठिन पाठ्यक्रम भी इनकी दिक्कत होती है कि इनको अभी आता 8th का है और आप 10th में पहुंच तो गए हैं, लेकिन ये सिलेबस इनके अकॉर्डिंग ख़राब है। इनके अकॉर्डिंग अभी ये सिलेबस होना चाहिए। सपोज़ करो इनको एलसीएम नहीं आता है और एलसीएम ना आने के बाद भी आप इनको भिन्नों का जोड़ सिखा रहे हो, तो भिन्नों के जोड़ में ये नीचे एलसीएम कैसे लेंगे, और बिना एलसीएम लिए भिन्नों का जोड़ फिर डायरेक्ट ही जोड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखते हुए हमें उनके लेवल पे चीज़ें पढ़ानी चाहिए। समाधान क्या हो सकता है, विशेष शिक्षक होने चाहिए जो इस बात का ध्यान रखें कि हमारा स्टूडेंट जो है वो कितने लेवल पे है, उनका स्तर क्या है, उसके बाद उनकी पढ़ाई की जाए। साथ ही साथ मोटिवेशन होना चाहिए इनके लिए। मोटिवेशन प्रेरणा मतलब, ठीक है, प्रेरणा इनको मिलनी चाहिए जिससे कि इनका पढ़ने में अग्रसर रहें और पढ़ाई के लिए इनके अंदर से जो है मन में विचार भी स्फुटित हों। सरल पाठ्यक्रम इनका होना चाहिए, क्योंकि सरल पाठ्यक्रम का मतलब ये टफ चीज़ें ये तब सीखेंगे, सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए इनको। मतलब हम बोल सकते हैं कि सरल से जो है जटिल की ओर इनको जाना चाहिए। प्रोजेक्ट विधि से इनकी मतलब कई सारी विधियां होती हैं, तो जो विधि इनके लिए सूटेबल है उस विधि में ही इनकी पढ़ाई होनी चाहिए। इनकी योग्य विधि एक होनी चाहिए जिससे इनको समझ में चीज़ें आ पाएँ। भाषा का विकास पर इनके ध्यान देना चाहिए, मैनर्स पे इन पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, व्यवहार परिवर्तन पे भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आपने अगर फर्स्ट पेपर पढ़ा तो मैंने उसमें आपको बताया भी था कि शैक्षिक उद्देश्य, उसके बाद मेरे भाई अधिगम और उसके बाद व्यवहार परिवर्तन, ये 3 ही उद्देश्य होने चाहिए शिक्षा के। तो इन तीनों उद्देश्यों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। वंचित बालक की अगर आपसे बात की जाए, इससे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं, बड़े बात को ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट पूछते हैं वंचित की डेफिनेशन क्या है। वंचित या वंचन का मतलब है जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सुविधाओं से वंचित रहा हो या रहित रहा हो, या उसे ये सुविधाएं ना मिली हों। ये सबका मतलब ये होता है कि वंचित रहना, किसी चीज़ से वंचित मतलब वो चीज़ आपको नहीं मिली, आप उससे वंचित हो। बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। कारण क्या हो सकता है, छोटे पर आपको स्कूल जाने में समय आपको नहीं मिल पाया, अच्छे स्कूल में आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई, आप इंग्लिश मीडियम से वंचित रह गए, आप हिंदी मीडियम में पढ़े, हिंदी मीडियम में भी आपको अच्छे तरीके से चीज़ें नहीं पढ़ाई गई, अच्छी विधियों से चीज़ें नहीं समझाई गई। सारी का सारा रीज़न हो सकता है गरीबी, जो मैक्सिमम रीज़न होता है। बड़ी स्कूल की फ़ीस है और छोटे स्कूल में कम फीस है, या सरकारी स्कूल में बिना फीस के पढ़ाई करना। जातीय भेदभाव
अभाव भी हो सकता है, लेकिन अब तो ये नहीं होता है, लेकिन स्टार्टिंग में ये चीज़ें होती थी। क्षेत्रीय असमानता भी होती है कि किसी क्षेत्र विशेष में आप रहते हैं, उस क्षेत्र में ऐसा कुछ है कि वहाँ पे आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाई। शिक्षा का अभाव, तो शिक्षा का अभाव रहेगा, गरीबी की वजह से अगर आप स्कूल नहीं जा पाए तो 100% आप एक अनएजुकेटेड, थोड़ा सा कम एजुकेशन प्राप्त कर पाए हैं बाकियों की तुलना में, तो आपकी उनके बीच में एक जो आपको डिफरेंस दिखेगा ही, ठीक है। अगर हम बात करते हैं विशेषताएं इसके क्या होती हैं, तो याद रखिएगा सामाजिक भय होता है। सामाजिक भय इसलिए रहता है क्योंकि आपके अंदर एजुकेशन कम है, समाज में लोगों के पास ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे जाने से भयभीत होंगे। बौद्धिक स्तर आपका थोड़ा सा कम होगा, निम्न मतलब कम होगा। बौद्धिक स्तर कम ही होगा, जब आपने पढ़ाई कम की तो बौद्धिक स्तर भी कम होगा। असुरक्षा की भावना आपके अंदर रहेगी, इनसिक्योरिटी रहेगी, इनसिक्योरिटी भी आपके अंदर रहने वाली है। अंतर्मुखी और निराशावादी आपका स्वभाव होगा, आप खुल के नहीं बोल पाएंगे और चीज़ों को अपने मन में ही रखेंगे, मन में ही रखेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ऐसा ना हो कि मैंने जो बोला वो जो है गलत है। आपके अंदर एक ये रहेगा कि जो मैं सोच रहा हूँ वो रॉन्ग हो सकता है, ये वाला एक डर भी आपके अंदर बना रहेगा, ठीक है। आगे अगर हम उपाय की बात करें तो ये सिंपल सा आप खुद भी लिख सकते हो कि भैया इन्हें समान अवसर देना चाहिए। नहीं बोल रहे हैं तब भी बोलो कि यार चलो तुम गलत भी बोल रहे हो, देन आप बोलो, ठीक है। जैसे अगर मैं कभी इंग्लिश स्पीकिंग में अपनी क्लास में बच्चों को बताता हूँ तो मैं उनसे बोलता हूँ कि आप एक काम करो, आप यहाँ पे खड़े हो और आपके मन में जो भी आ रहा है टूटा फूटा गलत सलत, आप खुल के बोलो। वो जो गलतियाँ हैं वो तो मैं आपको बाद में क्लियर करा ही दूंगा मेरे भाई, ठीक है, लेकिन आप कम से कम बोलो तो। अब आप इंग्लिश बोलने से ही डर रहे हो, ठीक है। मैं कहता हूँ कि तुम जितना गलत बोल सकते हो, ही सी इट के साथ तुम कुछ भी लगाओ, तुम AJMR में जो मन है लगाओ, जो तुम्हें समझ में भी आ रहा है, लेकिन अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारे अंदर से भाई तुम खुल के सामने आओगे, एक्सट्रोवर्ट बनो, ठीक है। इंट्रोवर्ट बन के बैठे रहोगे तो फिर कहीं पे तुम्हें अवसर मिलने वाला नहीं है। चलिए बात करते हैं आगे कि मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्ति की व्यवस्था होती है, साथ ही साथ बात करें संवेदनशील शिक्षक चाहिए होता है इनको, और समग्र विकास का इनको अवसर मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मेरे भाई इंपॉर्टेंट इनके लिए हो सकती हैं। चलिए भाग नंबर 8 की अगर हम बात करें तो शिक्षा और सरकारी नीतियों की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको याद होगा 1986 इसी के अंतर्गत डाइट की स्थापना होती है, या अगर आप आई होप आपने पढ़ा होगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में। आंशिक रूप से बाधित बालकों को सामान्य विद्यालय में शिक्षा सुनिश्चित कराई जाए, ये बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बोली गई थी जो 1886 में आई। इन्होंने ये बोला कि देखो जैसे मान लो आप दृष्टि बाधित है कोई, बड़े ध्यान से सुनना, इस बात को समझने वाली चीज़ है कि कोई दृष्टि बाधित है, इनके लिए मैंने कहा एक विशेष स्कूल बना सकते हैं। अंधे हैं तो इनके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग होगा और सारे बच्चों को ब्रेल लिपि से पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। सामान्य बालक तो ब्रेल लिपि से नहीं पढ़ेंगे भाई, वो तो देख के पढ़ लेंगे। तो इनके लिए ब्रेल लिपि के लिए एक स्पेशल स्कूल की आवश्यकता हो सकती है, बात समझ में आती है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जिनकी नज़र कम है, अब इनको अंधों की श्रेणी में तो रख नहीं सकते हैं, इनकी नज़र कम है, तो ये हो गए आंशिक रूप से बाधित। यानी देखो ये तो दृष्टि बाधित है पूर्ण रूप से, ये दृष्टि बाधित है पूर्ण रूप से, लेकिन यहाँ पे ये आंशिक रूप से दृष्टि बाधित है, यानी ये बिना ब्रेल लिपि के प्रयोग के भी पढ़ सकते हैं। ये आगे वाली सीट में बैठ के देख सकते हैं चीज़ों को, ज़्यादा पीछे बैठेंगे बैक बेंचर तो नहीं इनको दिखाई पड़ेगा, पर आगे वाली सीट से ही चीज़ें देख सकते हैं। तो इनके लिए बोला गया 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि ऐसे बालक जो आंशिक रूप से विकार ग्रसित हैं या जो आंशिक रूप से बाधित बालक हैं, वो सामान्य विद्यालय में और सामान्य बालकों के साथ में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, इनको इसका अवसर प्रदान करना चाहिए। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोलो, बात समझ में आ गई, हाँ या ना। दूसरे नंबर पे सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, उनका इनको लाभ मिलता है, जैसे कि सरकार की योजनाओं में निःशुल्क शिक्षा, सरकारी स्कूलों में प्राइमरी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा होती है, निःशुल्क वहाँ पे इनको पुस्तकें प्रदान की जाती हैं, छात्रवृत्ति की योजना होती है, जो भी आती है वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, स्कूलों के हिसाब से है। साथ ही साथ देखा जाए तो इनकी विशेष शिक्षा संस्थान इनके लिए बनाए गए हैं, ये वही विशेष शिक्षा संस्थान है जहाँ पे इनको ये सारी निःशुल्क सुविधाएं मिलती हैं। तो चलिए यहाँ तक आपको आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के 10 मंडलीय मनोविज्ञान शालाओं की बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, MCQ में 100% इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, 100% मेरे भाई याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि दो परामर्श संस्थाओं के नाम, ये 100% क्वेश्चन आता है, 2 परामर्श संस्थाओं के नाम। तो 2 परामर्श संस्था में याद रखिएगा, एक तो आपको लिख देनी है ये जो मंडलीय मनोविज्ञान शाला है, तो एक तो आंसर में मनोविज्ञान शाला हो जाती है, ये जो मैं अलग से लिख रहा हूँ ये क्वेश्चन छाप लो भाई, मनोविज्ञान शाला। और एक हो जाती है जो आपकी जो है जिला चिकित्सालय होता है, एक जो आपका जिला चिकित्सालय होता है, जिला
चिकित्सालय। ये आपकी दो परामर्श संस्थाएं होती हैं जहाँ पे आपको परामर्श दिया जाता है। तो दो परामर्श संस्था आपसे 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको जरूर नोट कर लेना। 1 नंबर पे मनोविज्ञानशाला, 1 नंबर पे जिला चिकित्सालय। अब याद रखिएगा, आपसे अगर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कितने मनोविज्ञानशालाएँ हैं, तो पहला आंसर तो ये होगा कि 10 मनोविज्ञानशालाएँ, एक आंसर हो गया। 10 मंडलीय मनोविज्ञानशालाएँ हैं। दूसरे नंबर पे आपसे पूछा जाता है कि बताओ, एमसीक्यू में देता है, निम्नलिखित में से कहाँ पे मनोविज्ञानशाला नहीं है। 3 ऑप्शन इसमें से होते हैं, एक ऑप्शन अलग से होता है। सपोज करो एक ऑप्शन, 3 मैंने आपको ये ऑप्शन दे दिए, एक ऑप्शन दिल्ली दे दिया। अब बताओ कहाँ पे नहीं है, तो आप लोग बोलोगे दिल्ली में नहीं है, लेकिन ये बात गलत है, दिल्ली में भी है। लेकिन मैं आपको उत्तर प्रदेश के 10 जो बताऊँगा आपको वो याद रखना है। दिल्ली में भी है, इस बात को भी याद रखिएगा, क्योंकि आपके में एमसीक्यू एक आ चुका है, वहाँ पे दिल्ली भी दिया गया है। लेकिन वहाँ पे सही आंसर जो था वो आंसर उसमें आई थिंक कोई तो जगह थी, उड़ीसा थी या ऐसा कुछ था, वो नहीं था। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे भाई, सबसे पहले इलाहाबाद यानी प्रयागराज में जो कि मुख्य मनोविज्ञानशाला है यहाँ पे स्थित है। हम लोगों को डेट मिलती है अपने बुक के हिसाब से, पवन सीरीज़ के हिसाब से 1947, जबकि एक्चुअल में इसका कोई लेख आप ऐसा नहीं ढूंढ पाओगे कि 1947 में ही बनी। आज़ादी के आसपास बनी 1950 की साइड, लेकिन 1947 दिए। देन मैंने आपको बता दिया कि इसका सोर्स जो है वो पवन सीरीज है। आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन आपसे पूछता है कि बताओ सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ और कब बनी। ये क्वेश्चन अति लघुत्तरी में 2 बार आया है, 2022 में और 2019 में। तो इसको आपको याद रखना है कि प्रथम कहाँ पे बनी और कब बनी। तो आपको उस कब में 1947 और कहाँ बनी थी, तो याद रखिएगा प्रयागराज में बनती है मुख्य मनोविज्ञानशाला। ये प्रथम मनोविज्ञानशाला बनती है यूपी के अंदर। अब याद रखिएगा, अगर हम बात करें दूसरे मेरे भाई, लखनऊ में है, वाराणसी में है, गोरखपुर में है, मेरठ में है, मुरादाबाद में भी होगी। ठीक है मेरे भाई, मुरादाबाद में भी है, आगरा में है, बरेली में है, झांसी में है, मुरादाबाद में और फैजाबाद यानी जो अयोध्या है वहाँ पे है। तो मेरे भाई अयोध्या याद रखनी है आपको, प्रयागराज, ज़रूरी नहीं आपसे सारी 10 पूछी जाएँ, लेकिन याद रखिएगा जो मेन नाम मैं लिख रहा हूँ इनसे आपका क्वेश्चन आता है। मेरठ, मुरादाबाद, ठीक है, अयोध्या, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, झांसी, बरेली। ठीक है, ये वाले नाम आपको बिल्कुल रट के रखने हैं भाई, ये वाले नाम आपको एकदम रट के रखने हैं। एमसीक्यू फॉर्म में इनसे आपको नाम ज़रूर मिलेगा, एमसीक्यू फॉर्म में इनसे आपको नाम ज़रूर मिलता है। इन बातों को याद रखिएगा। और देखिए कानपुर का नाम इसमें नहीं है, तो याद रखिएगा कानपुर ऑप्शन में मिलता है, आपको नहीं लगाना है। लखनऊ आपको लिखना, लखनऊ नहीं लिखा इसमें, लखनऊ भी याद रखिएगा, लखनऊ। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे मैंने लिख दी हैं। अब जो बच रही हैं 2, चाहो तो आप वो भी लिख लो, क्यों छोड़ोगे ना भाई। जब इतनी याद कर लोगे तो फिर गोरखपुर और अपना जो है इलाहाबाद तो मैंने लिख दिया, गोरखपुर और याद कर लेना, क्या ही जा रहा है, सारे देख लेना 10। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, यानी पारंपरिक आईक्यू का सूत्र आपसे पूछा जाता है क्या है। आप बोलोगे मेरे अल्फ्रेड बिने मेरे भाई, जिन्होंने पहली बार 1905 ईस्वी में इस सूत्र को प्रतिपादित किया, प्रयोगित किया। इसे याद रखना, बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। IQ बराबर MA/CA होता है। MA मतलब होता है मेंटल एज, यानी बुद्धि, जो आपकी बौद्धिक आयु है वो, बौद्धिक आयु या बुद्धि की जो आयु है, मानसिक आयु जो है, मानसिक आयु वो होती है। और नीचे आपकी ये जो आयु होती है, ये आपकी होती है उस समय की करंट एज क्या है, यानी वास्तविक एज क्या है, वास्तविक एज क्या है वो लिखनी है और गुणा 100 कराना है। तो इससे आपका IQ यानी बुद्धि लब्धि निकल के आता है, बुद्धि लब्धि इससे फाइंड हो जाता है। याद रखेंगे कि नहीं, हाँ या ना। तो कोई आपसे पूछे बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या, आप बोलोगे भैया मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, इससे हम निकालते हैं बुद्धि लब्धि। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि MA का मतलब यहाँ पे मानसिक आयु है, CA का मतलब कालानुक्रमिक मतलब होता है, क्रोनोलॉजिकल याद रख सकते हो, या एक्चुअल एज उस समय आपकी क्या है, रियल एज उस समय आपकी क्या है, ये आपसे पूछना चाहता है, रियल एज। ठीक है, तो वास्तविक आयु वह आयु होती है जिस समय आप IQ निकाल ले उस समय की आपकी जो उम्र है। एक उदाहरण में आपको सवाल भी समझा देता हूँ कि यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है जबकि उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसका IQ कितना होगा। आप बोलोगे भैया IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। आप बोलोगे भैया 0 से 0 चला गया, यहाँ पे आ गया 120, उसका IQ कितना आया, आप बोलोगे 120। इसका मतलब जो बालक होगा वो सामान्य से ऊपर आएगा, सामान्य से ऊपर है, ये एक तरीके से प्रखर बालक है या उत्कृष्ट बालक है,
उत्कृष्ट, ठीक है। यानी प्रतिभाशाली की श्रेणी में भी ये प्रतिभाशाली भी है, छोटा मोटा प्रतिभाशाली तो निकल ही जाएगा ठीक है, 120 प्लस में पूरा ही हो जाएगा। तो ये बातें आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है जो समझ के रखनी है। यहाँ पे देखिए स्कोर रेंज आईक्यू की रेंज दे रखी है जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों को चीज़ें याद रखनी है। अगर आपसे पूछता है कि 0 से लेकर 24 वर्ष तक के बच्चा 24 तक किसी की ये बुद्धि लब्धि आती है, ये बुद्धि लब्धि, ठीक है, बुद्धि लब्धि का स्कोर है मेरे भाई, बुद्धि लब्धि। किसी का बुद्धि लब्धि का स्कोर जो है वो 0 से 24 तक आता है तो याद रखिएगा उसे हम बोलते हैं जड़ बुद्धि। क्या बोलते हैं? जड़ बुद्धि। ये मैं आपके सारे बुक वाले लिख देता हूँ यहाँ पे, अत्यंत गंभीर मानसिक अक्षमता, ये आप याद रख सको तो याद रखो वरना आप ये छोड़ दो। जो आपकी बुक के हिसाब से लैंग्वेज है वो मैं लिखता हूँ, यहाँ पे जड़ बुद्धि बोलते हैं इसे। 25 से लेकर 49 तक जो आता है इसको बोलते हैं केवल और केवल मंद, मंद बुद्धि मत बोलिएगा इसे, इसे हम केवल बोलते हैं कि मंद बालक है। कैसा है? मंद बालक, मंद बुद्धि नहीं है, मंद है। फिर 50 से लेकर 69 तक इसको मूर्ख बोला जाता है। आपसे पूछा भी गया है कि मूर्ख बालक की जो बुद्धि लब्धि है उसका स्कोर क्या होता है, ठीक है, पूछा गया है क्वेश्चन। 70 से लेकर 89 तक आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा इसको हम बोलते हैं निर्बल बुद्धि। क्या बोलते हैं? निर्बल बुद्धि, यानी ऐसी बुद्धि जिसमें बल नहीं है उसे बोलते हैं निर्बल बुद्धि। ने छोड़ दो सबको, कोई ज़रूरत नहीं है आपको फालतू वाली याद करने की, ठीक है। मैं जो लिखवा रहा हूँ सिर्फ आप उतना याद रखो। फिर भैया 90 से लेकर 110 आपको पता ही है सामान्य बुद्धि का बालक होता है, सामान्य बुद्धि का बालक होता है, या इसी को हम औसत बुद्धि बालक भी बोलते हैं। याद रखिएगा जो औसत बुद्धि बालक है उसे भी हम इसी को बोलते हैं। इस बात को भी हमें याद रखना पड़ता है, इसे भी हमको याद रखना है कि औसत बुद्धि बालक हमारा इसके अंतर्गत आता है। आपसे अगर पूछता है कोई 110 से लेकर के 119 तक का बालक कौन सा होता है तो याद रखिएगा 110 से 119 यानी औसत के बाद उत्कृष्ट आता है। कौन आता है? औसत के बाद उत्कृष्ट बुद्धि के बालक आते हैं। कौन से आते हैं? उत्कृष्ट बुद्धि। याद रखिएगा अगर 120 से लेकर के 139 पूछा जाता है तो ये हमारे प्रखर बुद्धि के बालक आते हैं। कौन से आते हैं? प्रखर बुद्धि। ये श्रेष्ठ, उत्कृष्ट सब काट दो, ये सब गलत है, ठीक है। आपको याद रखना ये उत्कृष्ट होता है। 110 से 119 के बीच, 120 से 140 या 39 के बीच प्रखर होते हैं। और जितने भी हमारे 140 के ऊपर वाले बालक होते हैं ये सारे प्रतिभाशाली बालक होते हैं। कौन होते हैं? प्रतिभाशाली। अत्यंत श्रेष्ठ नहीं कोई बोलेगा, प्रतिभाशाली आपसे पूछेगा। तो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनका मेरे भाई क्या होती है? बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है। याद रखोगे? एक बार जल्दी से बोलो, क्या सारे समझ में आ गए? अगर मैं एक बार आपसे सारे पूछूं, जल्दी जल्दी से बताना। एक बार मैं आपसे अगर सारे पूछूं तो आप मुझे जल्दी से बताना। बताओ भैया 0 से लेकर के, मैं जो पूछ रहा हूँ बताना, 0 से लेकर 24 तक कौन होता है? जल्दी से बोलो एक बार। 0 से लेकर 24 तक कौन होता है? जड़ बुद्धि। फिर भैया 25 से लेकर 49 तक कौन होता है? मंद। 50 से लेकर के मेरे भाई 69 तक कौन होता है? 69 तक। यहाँ तक कौन होता है? आप बोलोगे मूर्ख। फिर मैंने कहा बताओ जरा भैया 70 से लेकर के 79 तक कौन होता है? 79 है निर्बल बुद्धि। फिर मैंने कहा भैया बताओ जरा 80 से लेकर के 89 तक कौन होता है? आप बोलोगे ये होता है मंद बुद्धि, यानी मंद बुद्धि इसे बोलेंगे। और ये केवल मंद है, ये मंद बुद्धि है, ये जड़ बुद्धि है, यानी जड़ बुद्धि है। ये कौन है मेरे भाई जल्दी से बताओ? ये कौन सा है? ये मूर्ख है। और ये कौन सा है? ये हमारा निर्बल बुद्धि है। बात समझ में आ रही? फिर मैंने कहा जरा बताओ मेरे भाई 90 से लेकर के 109 तक कौन होता है? सामान्य। 110 से लेकर के 119 तक ना, 110 से लेकर के 119, एक सेकंड रुकना, 110 से लेकर के 119 तक, हाँ 110 से लेकर के 119 तक। अरे वो मैं स्कोर देख रहा था, ठीक है। 110 से लेकर के 119 तक हमारा कौन होता है? उत्कृष्ट। 120 से लेकर के 139 तक, क्योंकि 140 में प्रखर आ जाएगा तो 139 तक ये कौन होता है? ये प्रखर होता है। और 140 के ऊपर हमारा प्रतिभाशाली हो जाता है। तो ये पूरा स्कोर याद रखोगे? जल्दी से बोलो, 3-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर सिंपल सी बात है मेरी कि अगर आप महेश्वर सूत्र याद कर सकते हो तो आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो। वो उससे ज़्यादा टफ कुछ नहीं है पूरे के पूरे DLED में, ठीक है मतलब अगर ना पढ़ो तो टफ है, अगर पढ़ो तो वो भी टफ नहीं है। ये बहुत क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वाक्य दोष के प्रकार बताइए। वाक्य दोष नहीं है, वाक दोस्त है, वाक दोष है, ठीक है। वाक दोष के प्रकार या बोलने में दोष के प्रकार। तो पदक्रम दोष होता है एक, तो इसमें वाक दोष में क्या होता है कि इसमें शब्दों का अनुचित प्रयोग, क्रम का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ निकालने में बाधा उत्पन्न होती है। मतलब इसका अर्थ ज्ञात करने में आपको दिक्कत होगी। जैसे बोला जाए राम घर गया और इसी को बोल दिया कि गया घर राम, तो ये होता है वाक दोष में, जिसको हम बोलते हैं पदक्रम दोष। यानी पदों के क्रम में दिक्कत हो जाती है, हमें क्रम व्यवस्थित हमारे नहीं होते कि किस क्रम में कौन सी चीज़ को कहाँ रखना है और उसका अर्थ हमारा क्या निकलेगा, ठीक है।
अनुप्रास दोष में मतलब क्या होता है? अनुप्रास अलंकार आपको पता है, किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो तो अनावश्यक दोहराव होने से, पुनरुक्ति होने से चीज़ों की दिक्कत होना। क्लिष्टता का प्रयोग मेरे भाई, क्लिष्टता दोष का मतलब होता है वाक्य या पद का अर्थ समझने में हमको दिक्कत हो, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना। अस्पष्टता दोष, जो वाक्य बोला गया उसका हमें अर्थ ही ना स्पष्ट हो, तो ये भी दिक्कत होती है। लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो ये सब वाला आपको नहीं लिखना, आपको लिखने हैं ये वाले। आपके वाक दोस्त में आता है उच्चारण दोष यानी प्रध्यानात्मक दोष, जिसे हम सही उच्चारण में त्रुटि बोलते हैं। हकलाना हमारे आता है बोलने में रुकावट होना। आवाज़ की समस्या यानी आवाज़ का ठीक से ना आना। अंगीय दोष होता है जीभ मोटी होना, किसी किसी आपने देखा मुंह थोड़ा सा टेढ़ा होना, होंठ मोटे होना, इस तरीके से उसमें हमारे उच्चारण में दिक्कतें जिस वजह से आ जाएं और उच्चारण की वजह से अर्थ का अनर्थ हो जाए, वो वाली सिचुएशन होना, ठीक है, तो वो इसके अंतर्गत आता है। और सुनने की समस्या, जब आदमी को सुनाई देर में पड़ता है तो वो देर में बोलेगा, और कुछ लोगों को ऊंचा सुनाई पड़ता है तो वो तेज़ बोलते हैं। ये सारे हमारे वाक दोस्त के अंतर्गत ही आते हैं मेरे भाई, ठीक है, ये सारे के सारे वाक दोस्त के अंतर्गत ही आते हैं, बातों को याद रखिएगा। आगे आपसे पूछा जा सकता है कि पिछड़ेपन या पिछड़े बालक जो हैं उनके प्रकार और विशेषताएं। तो फिलहाल तो हम यहाँ पे विशेषताएं देख रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे विशेषताएं देखेंगे। उनकी सीखने की गति बड़ी धीमी होती है, क्योंकि पिछड़े बालक हैं तो उनकी जो है कैसी मेरे भाई धीमी गति है, ठीक है, वो पीछे उनका छूट चुका है, इनका बैकलॉग लगा हुआ, आप ऐसे मान के चलो। शैक्षिक पिछड़ापन होता है, अर्थात कक्षा में जो बाकी बालक हैं उनसे कम शैक्षित हैं, क्योंकि पीछे चल रहे हैं, कक्षा में छूट चुका है इनका काम। एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने में इनको कठिनाई होती है। समायोजन एडजस्टमेंट की क्षमता इनके अभाव होता है, एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं चीज़ों के साथ, कि पढ़ाई के साथ में काफ़ी कुछ और भी काम कर लें, कोई और काम करते हैं तो इनका माइंड उसी में चला जाएगा, देन ये पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ये इस टाइप के बालक है, ठीक है। जैसे मैं अपनी आपको बताऊँ, अगर मैं कभी मैथ सॉल्व करता हूँ, मैथ के साथ में मेरे कान में लीड लगी होती है और मैं ईयरफोन पे म्यूजिक सुन रहा होता हूँ और गाना सुन रहा हूँ, मैं मैथ लगाता रहूँगा। मैं 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, मैंने 5 घंटे से 6 घंटे तक एक जगह बैठ के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और ये मेरा हाईएस्ट अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको एक बार का बताऊँ, मैंने पूरी रात एक दिन मैथ सॉल्व किए, और पूरी रात में मैंने ओनली 3 चैप्टर लगाए थे। आप अगर एसएससी या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं आपको पता होगा, एक टाइम एंड वर्क था, इसके मैंने सारे टाइप पढ़े थे उस दिन, पूरी रात का मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब मैं रात में 8 या 9 बजे से मैंने स्टार्ट किया था, लाइब्रेरी मेरी उस दिन मैं रात में चला गया था, और मैंने रात में 9 बजे से लेके आई थिंक मैं वहाँ से 6 बजे समथिंग सुबह आया था, और ये मेरा पूरा का पूरा टाइम जो गया था वो पूरा का पूरा भाई सॉल्व करने में ही गया था। मैंने मैथ ही लगाई और बाकी कुछ भी नहीं पढ़ा। तो मैंने इसमें टाइम एंड वर्क लगाया था, टाइम डिस्टेंस स्पीड टेडियस लगाया था, और इसी का एक पार्ट होता है, मतलब 2 ही चैप्टर मैंने लगाए, सही देखा जाए एवरेज मैंने पूरा लगा नहीं पाया था, थोड़ा ही लगाया था, लेकिन इसमें मैंने इसके तीनों टॉपिक जो होते हैं, यानी रेस वाला टॉपिक, बोट एंड स्टीम वाला टॉपिक, और बाकी जो ट्रेन एंड वाले टॉपिक हैं, ये सारे मिला करके ये वाला पूरा चैप्टर फिनिश किया था। तो ये 2 चैप्टर पूरे और मैंने एवरेज जो है वो थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था, औसत मेरा ख़त्म नहीं हो पाया था। लेकिन हाँ, मैंने इतने क्वेश्चन उस दिन लगाए थे, फिर जितने मैंने शायद हफ्ते में मैं पूरा लगाता था उतना मैंने रात भर में सॉल्व किया। तो पूरी रात मैंने म्यूजिक सुना है, पूरी रात गाने बजा के सॉल्यूशन किए हैं, तो बड़ा मज़ा आता है लगाने में, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो केवल बस, हाँ कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर सिर्फ मैथ ही लगाओ, फिर गाने मत सुनो। याद रखिएगा, विद्यालय या सामाजिक वातावरण में ठीक से शामिल ना हो पाना, ये भी एक पिछड़ेपन का कारण होता है, वो पिछड़े रह जाते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व भी पिछड़ेपन का कारण होता है, जिसको हम इंट्रोवर्ट बोलते हैं। ये दिक्कत है मेरे भाई, इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए, एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, ताकि आप अपनी चीज़ें बोल पाएँ खुल करके, ठीक है। बहिर्मुखी जो है वो होना चाहिए इंसान को। सामान्य शिक्षण विधियों से लाभ ना उठा पाना, मतलब सामान्य जो शिक्षण विधियाँ हैं उनका सही से यूज नहीं कर पाते हैं ये लोग, ठीक है। तो इनको एक तो विशिष्ट विधियों से इनकी पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये पिछड़े हैं तो उनके बैकलॉग क्लियर होंगे, तभी दिन जाके ये सामान्य जो है व्यवस्था में आ पाएंगे, अपने आप को उस व्यवस्था में ला पाएंगे। शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोरी जरूर इनमें होगी, तभी ये पीछे हुए हैं। आप ये बात हमेशा याद रखिएगा। आप मंदबुद्धि बालक, अगर हम ऐसे बोल दें कि मंदबुद्धि, तो थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन आप इन बालकों को देखेंगे तो सामान्य बालक से इनके हाव भाव थोड़े से अलग होते हैं। आप इनको देखोगे तो इनके हाव भाव अलग ही होंगे, किसी चीज़ को ये सीरियस नहीं, बिल्कुल अपने में बिजी, और आपने कुछ बोला तो देन हाँ सुना, और फिर ये अपने में बिजी, मतलब इनको उस चीज़ से भी नहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको कोई मतलब नहीं, बस पास हो गए, इनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके की सिचुएशन भी बालकों में होती है। तो ये बातें मतलब किसी का मजाक या उपहास के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा।
मंद बुद्धि का मतलब ये नहीं कि वो पढ़ता नहीं, उसको याद ही नहीं होता है, क्योंकि उसका दिमाग एक समय पे फोकस ना होकर के 10 जगह बटा हुआ होता है। अगर हम बात करें प्रकार और परिभाषाओं में, तो याद रखिएगा जो शैक्षिक पिछड़े बालक होते हैं वो कक्षा में सामान्य बालकों से पीछे रहते हैं। मंद अधिगम करता बालक जो है उनके सीखने की गति धीमी होती है। अधिगम में असमर्थ बालक जो होते हैं विशेष शिक्षण की आवश्यकता है। जैसे हम बात करें कि डिसलेक्सिया होता है, डिसलेक्सिया होता है, ठीक है, डिसग्राफिया होता है, डिसकैलकुलिया होता है, ठीक है। तो मैथ कमज़ोर है, डिसकैलकुलिया, लिखने में दिक्कत डिसग्राफिया, पढ़ने में दिक्कत डिसलेक्सिया। तो ये सारी दिक्कतें जो होती हैं ये होती हैं अधिगम असमर्थ बालकों के, यानी सीखने में जो बालक असमर्थ हैं उनमें ये दिक्कतें हमें पाई जाती हैं, दिखती हैं। मंद अधिगम करता मतलब ये चीज़ें आती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें उनको धीमे धीमे आती है, सीखने की स्पीड धीमे होती है। शैक्षिक पिछड़ापन में सामान्य कक्षा में सारे बालक आगे हैं, लेकिन वो बालक पीछे आपको दिखाई पड़ेंगे और ये जानबूझ के पीछे वाली सीट में बैठेंगे, बैक बेंचर्स भी बन जाएंगे। पर ऐसा नहीं कि बैक बेंचर सारे कमज़ोर बुद्धि के हैं, चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है। मानसिक रूप से पिछड़ा बालक वो होता है जिसका मानसिक स्तर यानी कमज़ोर होना चाहिए, यानी मेंटली उसको कमजोरी महसूस होगी, मेंटल रूप से वो पीछे होगा, यानी बुद्धि स्तर उसका जो है सामान्य बालकों से कम होगा, यानी IQ भी उसका जो है 90 से कम होगा। सिंपल सी बात है ना। सामाजिक रूप से पिछड़ा बालक वो होता है जो सामाजिक और आर्थिक कारणों से पिछड़ा बालक रह जाता है। सामाजिक आर्थिक का मतलब या तो जाति भेद की वजह से वो पीछे रह जाता है। देखो अभी जाति भेद वाली कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ें लिखनी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे समाज का एक हिस्सा रहा है। और प्राचीन काल में अगर आपने चीज़ों को पढ़ा है अच्छे से तो आपको पता भी होगा कि ये समस्याएं थीं, ठीक है। अगर आप अपना महाभारत वगैरह उठा के देखते हैं तब भी आपको पता चलेगा कि कई सारे ऐसे धनुर्धर आपको मिलेंगे जो शायद अर्जुन से बेटर हैं, वो अलग तरीके से सीखे हैं, उस समय नहीं सिखाए गए। उस जैसे आपने एकलव्य देखा, ठीक है, आपने कर्ण को देखा, सूत पुत्र के नाम से मतलब वो थे, तो इस वजह से वो उस समूह में ना जुड़कर भी उनसे अच्छे धनुर्धर निकले हैं। तो इससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये है फ़िलहाल ये जो अगर था हमारे पहले जो भी था तो उसे हमें अपने उसमें जोड़ के रखना है, हमें लिखना इसको पड़ेगा, ठीक है। व्यक्तिगत पिछड़ापन की अगर हम बात करते हैं, फिलहाल अब तो याद रखिएगा कि अब तो किसी के लिए किसी तरीके का ऐसा भेदभाव नहीं होता है, सब लोग समान जगह पर बैठ के समान तरीके से पढ़ाई करते हैं, और यही समावेशी शिक्षा का महत्व भी है, ठीक है। देखो व्यक्तिगत पिछड़ापन का मतलब मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं, चाहो तो ये सब कुछ ना पढ़ करके मैं जितना बता दूं उतना समझ लो, और या फिर आप चाहो तो ये एक बार पूरा पढ़ लो, उसके बाद मेरा वाला समझ लो। यह तब होता है जब कोई बच्चा व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत शैक्षिक, मानसिक, सामाजिक और शारीरिक विकास में ही अपने सहपाठियों और समाज के अन्य सदस्यों से तुलना में पिछड़ जाता है। यह व्यक्तिगत कारणों जैसे बौद्धिक क्षमता, शारीरिक अक्षमता, मानसिक कमजोरी या विशेष अधिगम विकारों के कारण होता है। उदाहरणतः एक बच्चा जो अपने कक्षा में अपने साथी से सीखने में काफ़ी पीछे है। अब मेरे हिसाब से अगर समझा जाए तो याद रखिएगा कि वह कुछ बालक, आप बोल सकते हो कि ऐसे कुछ बालक जो अपने ही सामान्य सहपाठियों से पीछे हैं और इनके प्रत्येक में जो कमजोरियां हैं, प्रत्येक में जो कमजोरी या कारण हैं, प्रत्येक के जो कमजोरी या कारण हैं वो अलग अलग हों। प्रत्येक के कमजोरी और कारण अगर अलग अलग होते हैं और कुछ बालक जो हैं वो क्या हैं, अपने ही सामान्य बालकों से पीछे हैं और उनकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। किसी को पढ़ने में दिक्कत, किसी को लिखने में दिक्कत, किसी को समझने में दिक्कत, किसी को याद करने में दिक्कत, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, तो हम उसे व्यक्तिगत पिछड़ापन बोलते हैं। क्या ये याद हो जाएगा, हाँ या ना? जल्दी से एक बार बोलोगे? बिल्कुल बेहतरीन तरीके से भैया बात समझ में आ गई। अगर हम सामूहिक पिछड़ापन की बात करते हैं, सामूहिक पिछड़ापन में भी आप सेम डेफिनेशन लिखोगे कि कुछ ऐसे बालक जो अपने साथ के सामान्य सहपाठी बालकों से पीछे हैं और सभी को समान कारण की समस्या, यानी सबको समान कारण और समस्या हो, किसी समान कारण और समस्या के कारण वह पूरे क्लास में सबसे पीछे हैं। मतलब अगर इसको भी लिखने में दिक्कत है तो इसको भी लिखने में दिक्कत है, इसको भी लिखने में दिक्कत, इसको भी लिखने में दिक्कत, इसको भी, जितने ये पीछे हैं सबको लिखने में दिक्कत है, तो ये होंगे सामूहिक पिछड़ापन। लेकिन अगर इनको लिखने में दिक्कत है, इनको पढ़ने में दिक्कत, इनको याद करने में दिक्कत, इनको समझने में दिक्कत, तो ये हो जाएगा व्यक्तिगत समस्याएं। क्या मेरे भाई ये तुम्हें बात समझ में आ गई, हाँ या ना? तो पिछड़ापन समझ गए एकदम बेहतरीन तरीके से। अब याद रखिएगा इसके साथ में आई होप यहाँ से, हाँ ओके, यहाँ से आई होप ये सब बातें ख़त्म हो गई हैं। अब बड़े ध्यान से समझना, अगर मैं तुम्हें यहाँ समझाना चाहता हूँ जो उस पर आप ध्यान दो। समस्यात्मक बालक आप पढ़ लेना, समस्यात्मक बालक। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें आपके माइंड में एकदम होनी चाहिए। पर्यवेक्षण की डेफिनेशन पढ़ लेना, पर्यवेक्षण, ठीक है। अपवंचन की डेफिनेशन पढ़ लेना। मैं एकदम लिख के दे रहा हूँ कि ये डेफिनेशनें आएंगी, अभी मैं बता दे रहा हूँ ये सारी आएंगी।
उसके बाद निरीक्षण, निर्देशन, परामर्श, ये तीन चीज़ें, इनके दो दो उपकरण और दो दो विधियाँ और दो दो प्रकार, दो ही पूछे जाएंगे, याद रखना, या तो दो उपकरण, या तो दो विधियाँ, या तो दो प्रकार, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। एक, दो और ये तीन चीज़ें ये, और तीनों की ये दो दो चीज़ें, मतलब 6 चीज़ें टोटल यहाँ से बनेंगी। 2, 2, 4, 2, 6 चीज़ें, ऐसे दो दो मत गिनो, मतलब इसके देखो 2 इसके प्रकार, सबके दो दो, तो 6 तो प्रकार ही हो जाएंगे, 6 प्रकार हो गए, 2 2 सबके उपकरण, 6 उपकरण हो गए, और 2 2 सबकी विधियाँ, 6 विधियाँ हो गई, टोटल 18 चीज़ें यहाँ से बनेगी। और इसमें आप देखोगे तो समस्यात्मक बालक की डेफिनेशन, पर्यवेक्षण बालक की डेफिनेशन, पर्यवेक्षण की डेफिनेशन, और एक आपकी अपवंचन की डेफिनेशन, और साथ ही साथ निर्देशन और परामर्श की भी डेफिनेशन। बड़े ध्यान से मेरे भाई इन सब चीज़ों को पढ़ लेना। इस पेज को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। मैं 100% आपको आज लिख के दे रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन आपको 100% पहले ही दिन 30 तारीख 10वां महीना 2025 इस तारीख को सेकंड पेपर में क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तब आपको महसूस होगा कि एक्चुअल में मैंने जो इतनी सारी क्लासें देखी उनमें से ये एक क्लास अगर मैंने मन से समझी तो फिर इसमें मुझे क्या फ़ायदा मिला। और मैंने, आप देखिएगा, समावेशी शिक्षा की ये एकमात्र क्लास मेरी है। मैं बहुत ज़्यादा कूड़ा कबाड़ बिल्कुल नहीं अपने चैनल पर रखता हूँ। मेरा बस वो रहता है कि लॉजिक टू लॉजिक, मेन चीज़ें एग्ज़ाम में फंसेंगी, एग्ज़ाम में आएंगी, 100% से हो रहा है। मैंने मैथ की अपनी एक सीरीज़ चलाई, देखने आप देखिएगा 1 से 1.5 घंटे में, 1 घंटा 20 मिनट में मैं लिख करके दे रहा हूँ। 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर के क्वेश्चन में से 22 नंबर के क्वेश्चन उस क्लास से आएंगे। चलो, अब इससे ज़्यादा गारंटी अगर कोई ले ले इतने टीचरों में से तो मुझे बताना, और मैं जिस दिन पेपर होगा उस दिन पेपर मिलवा दूंगा। 25 में से 22 नंबर के क्वेश्चन उसी दिन, उसी क्लास से, उसी कॉन्सेप्ट से पूछे जाएंगे। चलिए, इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पुराने हो तो बहुत अच्छी बात है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। और फिर मिलेंगे अगले किसी नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।